तो हम लोग देखते हैं एडिशन प्रिंसिपल परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कब नंबर ऑफ वेज को ऐड करा जाता है। तो सेकेंड प्रिंसिपल इसका एडिशन प्रिंसिपल। इफ देयर आर टू एक्सपेरिमेंट, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आर एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं। इफ देयर आर टू एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स मतलब कोई भी वर्क, कोई भी काम। एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 1 हैज़ m ways of doing। एक्सपेरिमेंट 1 को करने के m ways हैं। एक्सपेरिमेंट 2 हैज़ n ways of doing। एक्सपेरिमेंट 2 को करने के n ways हैं। These two experiments, if these two experiments are dependent to each other, dependent to each other, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट हैं, मतलब दोनों में से एक ही काम होगा। अगर पहला एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो एट द सेम टाइम दूसरा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, दूसरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो एट द सेम टाइम पहला एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। These experiments cannot be performed at the same time। ये एक्सपेरिमेंट एट द सेम टाइम परफॉर्म नहीं करे जा सकते। देन टोटल number of ways of doing experiment 1, और यहाँ पे बीच में बात इंपॉर्टेंट है, और experiment 2 is equal to m plus n ways। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? एक्सपेरिमेंट हमें डिफाइन करना है कि क्या काम हो रहा है क्वेश्चन में, उसके नंबर ऑफ वेज डिफाइन करने हैं। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट, इस तरह से 3, 4, 5 एक्सपेरिमेंट कितने भी हो सकते हैं, उनके नंबर ऑफ वेज डिफाइन करें। इस बारे में सोचना है क्या वो डिपेंडेंट है एक्सपेरिमेंट टू ईच अदर। दीज एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। अगर डिपेंडेंट हैं तो एट द सेम टाइम वो परफॉर्म नहीं करे जा सकते, एट द सेम टाइम नहीं करा जा सकता। देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2, बीच में और मेंशन्ड है तो हम ऐसे केस में नंबर ऑफ वेज को ऐड कर देते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें कंफर्म कर ली हैं तो हम वहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऐड कर सकते हैं, और यही एडिशन प्रिंसिपल है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में, किस तरह से अप्लाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए कॉलेज ऑफर्स 7 कोर्सेज इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में 7 कोर्सेज ऑफर कर रहा है, M1, M2, M3, M7। इवनिंग में 5 कोर्सेज ऑफर कर रहा है, E3, E4, E5। Find the number of ways a student can select exactly one course either in the morning or in the evening। मतलब ये बोला गया है या तो वो मॉर्निंग में कोर्स ज्वाइन करे या फिर इवनिंग में ज्वाइन करे। अगर इवनिंग में करता है तो मॉर्निंग में नहीं कर सकता, और मॉर्निंग में करता है तो इवनिंग में नहीं कर सकता। तो एक्सपेरिमेंट 1 हम बना लेते हैं, जब वो मॉर्निंग में कोर्स ज्वाइन कर रहा है तो उसके 7 वेज। एक्सपेरिमेंट 2 जब वो इवनिंग में कोर्स ज्वाइन कर रहा है तो उसके 5 वेज। और जैसा कि दिख रहा है आइदर वो मॉर्निंग में ज्वाइन करेगा या फिर इवनिंग में ज्वाइन करेगा, और जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसको मानना ही है हमें, क्योंकि एक टाइम पे ही कोर्स ज्वाइन करना है। तो या तो मॉर्निंग में ज्वाइन करेगा या फिर इवनिंग में करेगा। अगर मॉर्निंग में करता है तो इवनिंग में नहीं कर सकता, अगर इवनिंग में करता है तो मॉर्निंग में नहीं कर सकता। इट मीन्स ये डिपेंडेंट है।
डिपेंडेंट हो गया और एट द सेम टाइम एक टाइम पे वो एक ही कोर्स ज्वाइन कर सकता है, या तो मॉर्निंग में पढ़ेगा या फिर वो इवनिंग में पढ़ेगा, और आइदर और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड ही है। तो ये सारी चीजें कंफर्म हो गई, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 + 5 सिंपली। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन वांट्स टू लीव स्टेशन बी स्टेशन छोड़ना चाहता है। देयर आर 3 रूट्स फ्रॉम बी टू ए एंड 4 रूट्स। बी से ए जा सकता है, बी से सी जा सकता है, 4 रूट्स फ्रॉम बी टू सी। लेट से वो लखनऊ छोड़ना चाहता है, या तो वो मुंबई जा सकता है या फिर वो दिल्ली जा सकता है, और एट द सेम टाइम एक ही जगह जाएगा, या तो मुंबई जाएगा या फिर दिल्ली जाएगा। ऑब्वियसली अगर वो मुंबई चला गया तो दिल्ली नहीं जा सकता, अगर वो मुंबई चला गया तो दिल्ली नहीं जा सकता, अगर वो दिल्ली चला गया तो मुंबई नहीं जा सकता। तो एट द सेम टाइम एक ही एक्सपेरिमेंट हो सकता है। एक्सपेरिमेंट 1 हम बोल देते हैं दिल्ली जाना, दिल्ली जाने के तरीके 3 हैं। एक्सपेरिमेंट 2 मुंबई जाना, मुंबई जाने के तरीके 4 हैं, 4 वेज, और यहाँ पे मेंशन्ड है, और एट द सेम टाइम या तो मुंबई जाएगा या फिर वो दिल्ली जाएगा। और आंसर निकालने की बहुत जल्दी नहीं करनी है, इस तरह से चीज़ों को डिफाइंड करके ही आंसर देना है। अगर बहुत जल्दबाजी में आंसर निकाला तो फिर आगे चल के दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक हमने वेरीफाई कर ली हैं फॉर एडिशन प्रिंसिपल, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे नंबर ऑफ वेज को ऐड कर दें। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 15 बॉयज हैं एंड 10 आर गर्ल्स। द क्लास टीचर्स सेलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल फॉर अ मॉनिटर पोस्ट इन अ क्लास। इन हाउ मेनी वेज क्लास टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन। तो बात समझ में आ रही है, या तो बॉय को मॉनिटर बनाया जाएगा, बॉय मॉनिटर बनेगा, तो उसके कितने तरीके हैं, 15 वेज, या तो गर्ल मॉनिटर होगी, उसके वेज कितने हैं, 10 वेज। आइदर बॉय मॉनिटर बनेगा या गर्ल मॉनिटर बनेगी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 25। 25 वेज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज। सिंपल। तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट है, बिकॉज या अगर गर्ल मॉनिटर बनी तो बॉय नहीं बनेगा, और बॉय मॉनिटर बना तो गर्ल नहीं बनेगी। एट द सेम टाइम एक ही को मॉनिटर बनना है, और मेंशन्ड है क्वेश्चन में, तो ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई, इस वजह से हमने ऐड कर दिया। अब थोड़े मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 4 स्टूडेंट्स फॉर फिजिक्स, 6 स्टूडेंट्स फॉर, 4 हैं फिजिक्स के लिए, 6 केमिस्ट्री के लिए, 7 स्टूडेंट मैथमेटिक्स के लिए। गोल्ड मेडल, और गोल्ड मेडल एक को ही मिलता है। मैथ्स का गोल्ड मेडल होगा तो एक को मिलेगा, फिजिक्स का होगा तो एक को मिलेगा, ओनली 1। जैसे कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट है तो उसका एक ही गोल्ड मेडल होता है, 3-4 गोल्ड मेडल नहीं होते हैं, बात समझ में आनी चाहिए। इन हाउ मेनी वेज, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ दीज, सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल देना है, सिर्फ एक ही देना है। मतलब या तो हम फिजिक्स का देंगे, एक्सपेरिमेंट 1 हो गया, फिजिक्स का गोल्ड मेडल देना, दैट इज 4 वेज। एक्सपेरिमेंट 2 हो गया, केमिस्ट्री का गोल्ड मेडल देना, दैट इज 6 वेज। एक्सपेरिमेंट 3 हो गया, मैथ्स का गोल्ड मेडल देना, इसके 7 वेज। या तो मैथ्स का देंगे, अगर मैथ्स का दे दिया तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का नहीं दे सकते, अगर केमिस्ट्री का दे दिया तो फिजिक्स और मैथ्स नहीं दे सकते। इट मीन्स एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकती है, या तो मैथ्स का या केमिस्ट्री का या फिजिक्स का। तो बात समझ में आ रही होगी, यहाँ पे भी एडिशन प्रिंसिपल वैलिड है, और प्रॉपर रीज़न के साथ समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3 कैंडिडेट्स फॉर क्लासिकल
3 कैंडिडेट्स हैं क्लासिकल के लिए 3 कैंडिडेट्स, मैथमेटिकल के लिए 5 कैंडिडेट्स, नेचुरल साइंस के लिए 4 कैंडिडेट्स। इन हाउ मेनी वेज, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, कैन दीज स्कॉलरशिप्स का मतलब ये हुआ, पहले क्वेश्चन में था वन ऑफ दीज गोल्ड मेडल, यहाँ पे दीज है, इसका मतलब क्लासिकल के लिए 3 कैंडिडेट्स का मतलब ये क्लियर है कि स्कॉलरशिप एक को ही मिलेगी। मैथमेटिकल के लिए 5 कैंडिडेट हैं, इसका मतलब क्लियर है कि स्कॉलरशिप एक को ही मिलेगी। जब तक एक्स्ट्रा कुछ मेंशन ना हो तब तक बिल्कुल क्लियर कट रहना है, अननेसेसरी इस तरह से नहीं सोचना है कि 2 या 3 स्कॉलरशिप हो सकती हैं, अदरवाइज 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। नेचुरल साइंस के लिए 4 स्कॉलरशिप्स हैं, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का मतलब ये हुआ कि क्लासिकल की भी स्कॉलरशिप एक देनी है, क्योंकि स्कॉलरशिप्स की बात करी गई यहाँ पे देख रहे हैं। मैथमेटिकल की भी देनी है, नेचुरल साइंस की भी देनी है। अगर तीनों देनी है तो क्लासिकल को देने के लिए 3 वेज, मैथमेटिकल को देने के लिए 4 वेज एंड नेचुरल साइंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 4 वेज, 3 × 5 × 4। और ये मल्टीप्लाई क्यों कर दिया गया है, क्योंकि हमने किसी एक स्टूडेंट को क्लासिकल की स्कॉलरशिप दी है, तो ये डिपेंड नहीं करता कि मैथमेटिकल की किसको दी है, और ये डिपेंड नहीं करता कि नेचुरल साइंस की किसको दी है, और तीनों की देनी है, क्लासिकल की भी देनी है एंड मैथमेटिकल की भी देनी है एंड नेचुरल साइंस की भी देनी है। तो ये इंडिपेंडेंट है, किसी को भी कोई भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, इंडिपेंडेंट है, एट द सेम टाइम तीनों स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसके डिटेल में 2 वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का, कब मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया, यहाँ पे चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। सेकेंड पार्ट फिर से देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप, फिर से वही बात आ गई क्वेश्चन नंबर 6 वाली, वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड। वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड मतलब एक ही देनी है, मतलब 3 + 5 + 4 वेज। यहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल होगा, बिकॉज एक ही स्कॉलरशिप देनी है, इधर क्लासिकल और मैथमेटिकल और नेचुरल साइंस। तो यहाँ एडिशन प्रिंसिपल हो गया, और फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। द नंबर ऑफ वेज इन विच, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स अरेंज इन अ रो सो दैट no 2 गर्ल्स एंड no 2 बॉयज आर टुगेदर। तो दोनों में सेम नंबर है, तो इसका तरीका ये होता है कि अगल बगल एम्प्टी स्पेस देके, क्योंकि नंबर सेम है, बॉयज को अगल बगल एम्प्टी स्पेस देके हमने अरेंज कर दिया। 5 बॉयज को 1 2 3 4 5 बॉयज को 5 प्लेस पे अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल वेज होंगे। पहले प्लेस पे पहला बॉय आएगा, उसके लिए 5 चॉइस होंगी, दूसरे प्लेस पे बॉय आएगा, 4 बॉयज़ बचे हैं, फिर 3 बॉयज़ बचे हैं, फिर 2 बॉयज़ बचे हैं, फिर 1 बॉयज़ बचे हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 प्लेसेस पे बॉयज़ को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल वेज हो गए। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम आती है, एम्प्टी स्पेस देने का मतलब ये नहीं कि हमेशा एम्प्टी रहेगा। लाइक अगर हमने गर्ल बैठाल दी, यहाँ पे एक गर्ल बैठाल दी, यहाँ पे एक गर्ल बैठाल दी, और यहाँ पे एक गर्ल बैठाल दी, और यहाँ पे एक गर्ल बैठाल दी, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक गर्ल बैठाल दी, तो ये एम्प्टी स्पेस का मतलब ये नहीं कि एम्प्टी ही रहेगा। एम्प्टी स्पेस का मतलब ये हुआ, ये इमेजिनरी स्पेस है। अगर यहाँ कोई गर्ल नहीं आ रही तो ये दोनों बॉयज़ एडजेसेंट हो जाएंगे। ये दोनों बॉयज़ कैसे हो जाएंगे? एडजेसेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम नहीं कर सकते। देखो इसके 2 तरीके होंगे। तो ये 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना। स्टार्ट हम करते हैं बॉय से, पहला केस है बॉय से स्टार्ट करते हैं, बॉय देन बॉय देन बॉय देन बॉय देन बॉय, 1 2 3 4 5, और एक एम्प्टी स्पेस यहाँ पे आया, 1 2 3 4 5, एम्प्टी स्पेस 5 यहाँ पे आया। 5 जो बॉयज़ हैं 5 फैक्टोरियल से हम 5 बॉयज़ को अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो 5 1 2
3 4 5 5 एम्प्टी स्पेस हैं, तो 5 फैक्टोरियल से गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं। और ये मल्टीप्लाई क्यों करा गया है, कहीं पे कोई भी बॉय आ सकता है, कोई भी गर्ल आ सकती है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड केस में स्टार्टिंग हम गर्ल से करते हैं, गर्ल 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 गर्ल। स्टार्टिंग गर्ल से अगर हुई तो 5 प्लेसेस पे गर्ल्स को अरेंज करना है, तो 5 फैक्टोरियल और 5 प्लेसेस एम्प्टी बचे, तो उनमें हमने गर्ल्स को फिर से अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल। तो आइदर बॉय से स्टार्टिंग होगी या फिर गर्ल से स्टार्टिंग होगी। तो ऐसे केस में जहाँ पे और आता है एडिशन प्रिंसिपल लगेगा, तो 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर और ये 2 बार ऐड होगा, तो इट्स आंसर इज फर्स्ट। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह से करके लोग गड़बड़ कर लेते हैं, उनको लगता है यहाँ एम्प्टी स्पेस बना रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ कोई भी गर्ल नहीं आई तो इट मीन्स ये दोनों बॉयज एडजेसेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, द नंबर ऑफ वेज A1 A2 A3 A10 क्लास में एट रैंडम 10 स्टूडेंट्स को रैंक अगर असाइन करनी है, तो रैंक 1 के लिए कितने दावेदार हैं? 10, रैंक 2 के लिए 9, रैंक 3 के लिए 8, 7 एंड रैंक 10 के लिए 1। टोटल तरीके हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल। अगर एट रैंडम क्लास में 10 स्टूडेंट है और उन सबको रैंक असाइन करनी है, 10 फैक्टोरियल एक काफ़ी बड़ा नंबर होगा, लाखों में आएगा। तो 10 फैक्टोरियल इज द वेज जिस तरह से हम 10 स्टूडेंट को 10 रैंक असाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? A1 एंड A2 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। A1 एंड A2 आर नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब ये हुआ कि अगर A1 की लेट्स से 3rd रैंक है, तो A2 की 4th रैंक हो, या फिर A1 की 3rd रैंक है तो A2 की 2nd रैंक हो, अगल बगल होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? A1 की 10th रैंक है तो ऑब्वियसली फिर इस केस में A2 की 9th रैंक होगी, जिस एडजेसेंट रैंक होनी चाहिए। तो ऐसे केस में हम करते ये हैं, टोटल 10 कैंडिडेट हैं, A1 और A2 को एक साथ करो, ज्वाइन कर देते हैं। जहाँ भी जाएंगे A1 A2 एक साथ जाएंगे, 2 कैंडिडेट की जगह इसको 1 कैंडिडेट मानेंगे। तो 2 कैंडिडेट घटाए हमने 8 कैंडिडेट, लेकिन इसको 1 कैंडिडेट माना है, तो टोटल हो गया 9 कैंडिडेट। 9 कैंडिडेट्स को रैंक देने के तरीके 9 फैक्टोरियल। लेकिन जैसा हमने देखा A1 A2 3rd 4th इस तरह से भी रैंक हो सकती है, और A1 A2 की ऐसी भी रैंक हो सकती है 2nd 3rd। तो A1 A2 भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं कितने तरह से? 2 तरह से। जैसे कि ये डाउट यहाँ पे हो सकता है लोगों को, तो इसमें भी पलट सकते हैं। A1 की 9th रैंक आ गई एंड A2 की 10th रैंक आ गई। तो ये मेथड इंपॉर्टेंट है, एडजेसेंट करना है तो उन दोनों को एक कैंडिडेट मान लिया और फर्दर फिर सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इज दिस, द नंबर ऑफ वेज 10 लोगों को रैंक देनी है, तो ये तरीका समझ में आ गया। 10 फैक्टोरियल इज द वेज। A1 इज ऑलवेज अबव देन A2। इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि जब भी हम परमिटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी नंबर ऑफ वेज निकालते हैं, तो ऑल पॉसिबल वेज निकालते हैं। उसमें मतलब कुछ भी छूटता नहीं है, अगर सही आंसर है, कुछ भी रिपीट नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल एक इसको प्रैक्टिकली ही समझा जा सकता है, थ्योरेटिकली नहीं समझ सकते। 3 स्टूडेंट्स हैं ABC, इनको रैंक देनी है, तो मेरे ख्याल से मैथमेटिकली निकाले तो 3 फैक्टोरियल आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 6। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, A की 1st रैंक, B की 2nd रैंक, C की 3rd रैंक, ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA। तो देख लो ये 6 तरीके आ रहे हैं, 6 वेज आ रहे हैं, जो कि मैथमेटिकली भी 6 आ रहा है, और हमने करके देख लिया प्रैक्टिकली, तो ये 6 तरीके आ रहे हैं। और 3 में ही करा सकता है, 4 अगर स्टूडेंट्स होंगे तो बना के 4 के लिए 4 फैक्टोरियल आएगा। 24 तरीके बनाना पॉसिबल नहीं, 24 वेज। तो अगर इसमें हम क्वेश्चन ये पूछें 3 में
कि ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें बी की रैंक अच्छी है सी से। तो पहला तरीका, बी की सेकंड रैंक है, सी की थर्ड रैंक है, बी की रैंक अच्छी है सी से। दूसरा तरीका, बी की रैंक अच्छी है सी से। तीसरा तरीका। 3 तरीके हैं। ऐसे कितने तरीके हैं, ऐसे कितने वेज हैं इसमें ए की रैंक बेटर है सी से। पहला तरीका, ए फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, सी थर्ड रैंक पे आ रहा है। दूसरा तरीका, ए की बेटर रैंक है सी से। तीसरा तरीका, ए की बेटर रैंक है सी से। 3 तरीके। तो ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि जितने तरीके आएंगे उसमें से आधे तरीके होंगे जिसमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से आगे होगा, और आधे तरीके वो होंगे जिसमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के पीछे होगा। तो टोटल आए 10 फैक्टोरियल वेज। इनके नाम से फर्क नहीं पड़ता कि A1 A2 की बात करी जा रही, नाम कुछ भी हो सकता है, A3 A4 हो सकता था। तो आधे तरीके होंगे जिसमें से A1 A2 के आगे होगा, और आधे होंगे जिसमें A1 A2 के पीछे होगा। तो ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट, तो फिर से वही क्वेश्चन है, A1 इज जस्ट अबव A2। A1 इज जस्ट अबव मतलब A1 की 5th रैंक है तो A2 की 6th रैंक है। तो इसमें भी यही करना है, सिंपली A1 A2 को 1 मान लेते हैं, और A1 A2 को 1 मान लिया तो टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास हो गए 9, और 9 कैंडिडेट्स 9 फैक्टोरियल्स उनको रैंक दी जा सकती है। और यहाँ पे इसको इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A1 आगे ही होना चाहिए और A2 पीछे ही होना चाहिए। तो दिस इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर। 3 डिजिट नेचुरल नंबर कोई भी ले लेते हैं। (520) in which digits are increasing order from left to right। तो ये सही नहीं, क्योंकि लेफ्ट से राइट में डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करना चाहिए। तो इंक्रीज करने के लिए कोई एग्जांपल लें, 2 4 9, ठीक है। और कोई एग्जांपल, 3 डिजिट नंबर है तो फर्स्ट प्लेस पे 0 अलाउड नहीं होगा। 5 9 नहीं आ सकता, बिकॉज 9 अगर आ गया तो यहाँ पे अब कोई भी चॉइस नहीं बची। 7 8 9, ओके, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये तो गलत है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर आएंगे यहाँ पे x y z, उसमें कहीं 0 नहीं हो सकता। x y z, इसमें से कोई भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 के लिए पॉसिबिलिटी सिर्फ फर्स्ट प्लेस है इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, और फर्स्ट प्लेस पे अगर 0 आ गया तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया, 1 डिजिट नंबर नहीं। तो कोई भी 0 नहीं हो सकता, पहला ऑब्जर्वेशन ये। तो पहले तो एक बार हम इसको गलत तरह से सॉल्व करते हैं। गलत तरीका भी जानना ज़रूरी होता है कि क्या गलती कर रहे हैं। 3 डिजिट नंबर है, अच्छा, यहाँ पे जो भी नंबर आ सकता है 1 से लेके 7 तक आ सकता है, 8 नहीं आ सकता, बिकॉज अगर यहाँ 8 आया तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ के लिए कोई चॉइस नहीं बचेगी। यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, तो 2 से 8 तक आ सकता है, 2 आ सकता है, और 8 मैक्सिमम 8 आ सकता है, बिकॉज 9 नहीं आ सकता है। यहाँ पे कोई भी नंबर 3 से लेके 9 तक आ सकता है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि फर्स्ट प्लेस के लिए 7 चॉइस है, सेकेंड के लिए देखें तो फिर से 7 चॉइस है, 8th के लिए देखें तो फिर से 7 चॉइस है, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया बिना सोचे समझे। लेकिन ये गलत है, मल्टीप्लाई तब करते हैं जब इंडिपेंडेंट होता है, और ये इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हर केस में 7 चॉइस है, यहाँ पे हर केस में 7 चॉइस है, यहाँ पे हर केस में 7 चॉइस है, ऐसा नहीं है। अगर हमने यहाँ पे फिल कर दिया 6, तो अब यहाँ के लिए सिर्फ 2 ही चॉइस रहेगी, सिर्फ एक ही चॉइस रह जाएगी, 7 एंड 8, 2 चॉइस। और मतलब अब इसके लिए चॉइस, नंबर ऑफ चॉइस चेंज हो रही है, और इसके लिए अगर यहाँ 7 फिक्स करा तो यहाँ पे 8 और 9, और यहाँ पे 8 फिक्स करा तो यहाँ पे लिए 9।
तो इसका मतलब चॉइसेस डिपेंडेंट है, चॉइसेस ओपन नहीं है, 7 चॉइस हमेशा नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई करना गलत है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो भी मल्टीप्लाई या ऐड करेंगे तो सारे सब कुछ चेक करके ही मल्टीप्लाई या ऐड करेंगे। तो इसका एक तरीका होता है, 3 डिजिट्स फिल करनी है, उसमें से कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, तो कौन सी 3 डिजिट फिल करनी है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं 9 डिजिट होती हैं जिसमें ज़ीरो नहीं होता है, 9C3। ये एक एसेंशियल फॉर्मूला है NCR, जिसको आगे डिटेल में और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सिलेक्शन के लिए। अभी तक देखा हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन या अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, लेकिन सिलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ये फॉर्मूला एसेंशियल है, बिना इस फॉर्मूले के काम नहीं हो सकता। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला है जो एसेंशियल है, सिर्फ ये फॉर्मूला है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सब हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई और ऐड करके निकाल सकते हैं, तो ये नेसेसरी फॉर्मूला है, डायरेक्टली हम ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। 9 डिजिट से 3 डिजिट सेलेक्ट कर ली पहले, तो टोटल वेज आ गए 9C3। 9C3 में से सपोज कर लेते हैं कॉम्बिनेशन आता है 2, 5, 8। 2, 5, 8 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पहले प्लेस पे 2, फिर 5, फिर 8। तो सेलेक्ट करने के बाद अरेंज करने का एक ही तरीका है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, अच्छा यही क्वेश्चन अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या था, इंक्रीज कर रहा था, मतलब x छोटा था, फिर y, फिर z। अब हम कर लेते हैं x, y, z डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब x बड़ा है फिर छोटा होता जा रहा है z। तो यहाँ पे देखो दो केसेस बनेंगे। दो केस कौन सा बनेगा, जब कोई भी ज़ीरो नहीं रखना है, जब भी नंबर बनाएंगे तो ज़ीरो का खास ध्यान रखेंगे, कोई भी ज़ीरो नहीं रखना, लाइक 8, 7, 6। ओके, कोई भी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि इस केस में ज़ीरो आ सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ज़ीरो आ सकता है। फॉर एग्जांपल 950 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो पहला केस मान लेंगे जब ज़ीरो नहीं आ रहा है तो 9 में से कोई भी 3 डिजिट सेलेक्ट कर लो और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का एक तरीका। दूसरा केस जब लास्ट में ज़ीरो आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, XY। तो XY मतलब 9 में से 2 डिजिट सेलेक्ट कर लिए हमने, XY से बड़ा है, इसको अरेंज करने का एक ही तरीका। सपोज कर लो एक तो 0 डिजिट आई गई, एक आ गया 5, एक 9, और एक तो 0 फिक्स्ड ही है यहाँ पे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का उसका एक ही तरीका है, 950। तो दिस प्लस दिस इज द आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, XYZ 3 डिजिट्स हैं और बोला गया है Y बड़ा है X से भी और Y बड़ा है Z से। ठीक है, तो कोई पहले तो एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, कोई भी नंबर रख लेते हैं 6, अगल बगल छोटे नंबर रख लो, और कहीं ज़ीरो नहीं आ रहा है, ध्यान रखना, ज़ीरो का खास ध्यान रखना है, कहीं पे भी ज़ीरो नहीं आ रहा है, कोई भी नंबर ज़ीरो नहीं है। दूसरा केस, बीच में कुछ फिक्स कर लिया और ये दोनों बराबर कर दिए, मतलब x और z बराबर हो गए और कहीं पे भी ज़ीरो नहीं आया। तीसरा केस, लास्ट में ज़ीरो आ गया, z इज ज़ीरो, ज़ीरो हो सकता है, 0 इज लेस देन 6 एंड 2 इज लेस देन 6, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये क्वेश्चन 3 पार्ट में होगा, जब कहीं पे भी ज़ीरो नहीं आ रहा है, सारे डिजिट्स डिफरेंट हैं। दूसरा केस कौन सा हो गया, x और z सेम है। तीसरा केस z ज़ीरो है। तो
फर्स्ट केस में सारे डिफरेंट हैं, सारे डिफरेंट हैं तो फिर से वही कर लो, और कहीं ज़ीरो नहीं है तो 9 में से 3 डिजिट सेलेक्ट कर लिए हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट बात है, बीच वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। 3 डिजिट मान लो आ गई 261, तो बीच में तो बड़ा ही नंबर आएगा, और ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, यहाँ 1 आ जाए यहाँ 2 आ जाए। तो जब तीनों डिजिट डिफरेंट हैं और कहीं ज़ीरो नहीं है तो ऐसे केस में कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? 2 प्लस x और z बराबर है, x और z बराबर है और y डिफरेंट है, मतलब और कहीं ज़ीरो नहीं है, तो 9 में से 2 ही नंबर हमें चाहिए। लेट्स से वो नंबर हैं 7 और 6, 2 नंबर आए 7 6, तो कैसे अरेंज करोगे? बीच में रख देंगे 7, इधर 6 इधर 6, एक ही तरीका होगा। तो 9 में से 2 नंबर सेलेक्ट करें, उसको अरेंज करने का एक तरीका, प्लस लास्ट में 0 आ गया। अभी भी हमको 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स चाहिए, 9 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, और लेट्स से वो 2 6 आ गया, तो ऑब्वियसली 2 फर्स्ट प्लेस पे ही रखेंगे और बड़ा नंबर 6 बीच में ही रखेंगे। तो सिंपली दिस इज द आंसर। तो इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बड़ा अवेयर रहना पड़ता है, बिकॉज कोई भी केस छूट गया, जैसे सेकेंड केस छूट गया या फर्स्ट केस तो नॉर्मली लोग कर ही लेते हैं, कोई एक केस छूट जाता है बीच का, तो ये कैटेगरी पहचाननी पड़ेगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आई थिंक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये भी एक अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1000 से 4 टाइम्स 9 बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों ही नंबर इंक्लूड करने हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट सच दैट डू नॉट हैव ऑल 4 डिफरेंट डिजिट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा सेंटेंस है। डू नॉट हैव ऑल 4 डिफरेंट डिजिट्स, थोड़ा इनडायरेक्टली बोला गया है कि सारी डिजिट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। सारी डिजिट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए मतलब, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि एटलीस्ट 1 डिजिट शुड रिपीट। एटलीस्ट 1 डिजिट शुड रिपीट, तो इसका हमेशा ध्यान रखना जब भी एटलीस्ट वाला कंसेप्ट हो, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, माइनस वो नंबर्स हटा देंगे व्हेन डिजिट is not repeated, मतलब all are different, digits is not repeated, means all digits are different, चारों प्लेस पे all digits are different। अब टोटल नंबर ऑफ नंबर, जितने भी नंबर आ रहे हैं वो 4 डिजिट नंबर आएंगे, और बोथ इंक्लूसिव वाले सेंटेंस का भी ध्यान रखना है। पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो पहले के लिए नो चॉइस। ऑल नंबर्स बताने हैं तो रिपीटेशन अलाउड है। दूसरे के लिए 10 चॉइस, तीसरे के लिए 10 चॉइस, कोई भी नंबर आ सकता है। चौथे के लिए 10 चॉइस, तो दिस इज 9 × 10 क्यूब, बोथ इंक्लूसिव, इसका ध्यान रखना है, बोथ इंक्लूसिव। तो यहाँ पे देखो, अगर 9 चॉइस ले रहे हैं, 0 नहीं आ सकता, तो पहले प्लेस पे 1 आ सकता है, दूसरे प्लेस पे कुछ भी आ सकता है तो 0 आ सकता है, तीसरे प्लेस पे 0 आ सकता है, चौथे प्लेस पे 0 आ सकता है। इट मीन्स इट इंक्लूड 1000, इट इंक्लूड 1000, ये 1000 इंक्लूड कर रहा है, ध्यान रखना। अच्छा, हम ये देखते हैं क्या ये 999 4 टाइम्स 9 इंक्लूड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, 9 तो आ सकता है ना, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे भी 9 आ सकता है, यहाँ पे भी 9 आ सकता है, यहाँ पे भी 9 आ सकता है। तो ये ऑल नंबर्स हैं, मतलब इट इंक्लूड्स 1000 and
4 टाइम्स 9। ये 4 डिजिट के सारे नंबर हैं, कोई भी नंबर यहाँ छूटा नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यही एक नंबर या 2 नंबर का डिफरेंस आ जाता है आंसर में। माइनस सारी डिजिट डिफरेंट हो, सारी डिजिट डिफरेंट हो तो इसका मतलब पहले प्लेस पे नो चॉइस, ठीक है, ज़ीरो नहीं आ सकता। दूसरे प्लेस पे ज़ीरो तो आ सकता है लेकिन यहाँ जो नंबर आया है वो नहीं आ सकता, तो फिर नो चॉइस। यहाँ जो नंबर आया लेट से 7, तो 1 से लेके 0 तक में 7 घटा दिया तो 9। अब पहले और दूसरे प्लेस पे जो नंबर आया है वो तीसरे प्लेस पे नहीं आ सकता, पहले दूसरे तीसरे प्लेस पे जो नंबर आया है चौथे प्लेस पे नहीं आ सकता। तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। इस बात का इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ये तो 1000 और 999 इंक्लूड कर रहा है, लेकिन इसमें चूंकि ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, डिसिमिलर, तो यहाँ पे 1000 और 4 टाइम्स 9 इंक्लूड नहीं होगा। इट मीन्स जब इससे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आंसर आएगा, क्योंकि इससे हमने वो सारे नंबर सब्ट्रैक्ट करे, इसमें ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। जब सारी डिजिट्स डिफरेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही डिजिट्स बचेंगे, वही नंबर्स बचेंगे जिसमें एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड। तो बहुत सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीआर और एनपीआर के बारे में डिटेल में देखेंगे।